नमस्कार दोस्तों। आज कल मेरा एक वीडियो आया था जो कि मोबाइल से ही बना हुआ था, जिसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी। ये एनपीसीएल तारापुर महाराष्ट्र का पेपर है, एडवांस पेपर, जिसमें टेक्निकल पूछा। टेक्निकल के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से इसमें आज हम 43 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मेमोरी बेस्ड रहेंगे। ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से सेट किया हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, सेम कॉपी पेस्ट नहीं हुआ था। बाकी क्वेश्चन कि जो थीम होती है वो इसी तरीके से थी। तो पहला क्वेश्चन था अपर क्रिटिकल तापमान में। क्वेश्चन नंबर 1 है अपर क्रिटिकल तापमान में। एक मिनट रुकिएगा। अपर क्रिटिकल तापमान में स्टील की संरचना होती है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि किसी स्टील को हम अपर क्रिटिकल तापमान क्या होता है। पहले होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 723 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये जो होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 850 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। इतना 850 के आसपास यदि हम स्टील को गर्म करते हैं, तो इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा हमें। स्ट्रक्चर की कौन सी संख्या, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, जैसे फेराइड स्ट्रक्चर होता है, फिर मार्टेन साइड होता है, पेयर लाइट होता है, ऑस्टेनाइज स्ट्रक्चर होता है, मार्टेन साइड होता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में हमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उसका नाम क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि ऑस्टेनाइज स्ट्रक्चर में बदलने लगेगा। स्टील जो है धीरे धीरे ऑस्टेनाइज स्ट्रक्चर में बदलने लगेगा। क्या ये सही है, या फिर ऑस्टेनाइज स्ट्रक्चर में पूर्ण रूप से बदल जाएगा। बी नंबर का सही है, या फिर फेराइड स्ट्रक्चर में बदलने लगता है, या डी ऑप्शन है फेराइड स्ट्रक्चर में पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइज स्ट्रक्चर में जो है पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तो इसका एक का जो है बी आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 723 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो हार्डनिंग के लिए कितना होता है, 723 डिग्री टेम्परेचर होता है लोअर क्रिटिकल तापमान। यदि मैं कूलिंग के लिए पूछूं, कूलिंग के लिए कितना होता है, तो कूलिंग के लिए होता है 693 डिग्री टेम्परेचर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। हार्डनिंग के लिए कितना होता है लोअर क्रिटिकल, 723, और कूलिंग के लिए कितना होता है, 693, ठीक है। उसी प्रकार स्टील से जो स्ट्रक्चर में अलग अलग टेम्परेचर भी आता है, जैसे पॉइंट डबल जीरो एट से जो है पॉइंट पॉइंट जो है 025 में कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जिस स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर में जो है 0.008 से 0.025 परसेंटेज कार्बन होगा, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, हमें उसमें स्ट्रक्चर होगा फेराइड स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद आता है यदि हम पॉइंट जीरो से 8 डिग्री टेम्परेचर यदि कार्बन 1 डिग्री का परसेंटेज कार्बन मिलाते हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा हमें, उसमें होगा फेराइड, पीआर लाइट और फेराइड स्ट्रक्चर दोनों प्राप्त होंगे, ठीक है। लेकिन यदि 0.8 से अधिक कार्बन होगी, जिस स्टील में 0.8 से अधिक कार्बन होगी, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, उसमें हमें प्राप्त होगा कौन सा, मार्टेनसाइट प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि केवल 0.8 की बात करें, किसी स्टील में केवल 0.8% कार्बन है, तो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, तो उसमें हमें सिर्फ पेयर लाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, ठीक है। अगला होता है कि अगला प्रश्न था टूल के टूटने से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर था कटिंग स्पीड कम रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर भी था नेगेटिव टॉप एंगल रखना चाहिए। दो ऑप्शन और थे जो मुझे याद नहीं। तो इसका सही आंसर क्या था, नेगेटिव टॉप एंगल हमें रखना चाहिए। नेगेटिव टॉप एंगल रखेंगे जो होगा, हम हार्ड मेटल को भी टर्निंग कर सकेंगे, और टूल जो है हमें मजबूती आएगी, टूटेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट था। इसमें ऑप्शन मैंने जो है अपने हिसाब से दिया हूँ। बाकी इसमें जो है क्वेश्चन पेपर में हमें अलग ऑप्शन दिए थे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो सकता है इसे बताने के लिए मैंने आपको अपने मन से दिया। तो बर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है, बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, ठीक है। ये वो भी निर्भर करता है कि किस स्केल में, यदि अलग अलग मेन स्केल अलग है और वर्नियर स्केल अलग है, तो ये जो लिस्ट काउंट जो होता है बदलता रहता है। लेकिन हमें जो स्टैंडर्ड साइज जो है, जो ज्यादातर मिलता है, 0.02 mm वाला लिस्ट काउंट वाला वर्नियर कैलिपर मिलता है, ठीक है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट की बात करें तो 0.01 mm होता है, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज की बात करें तो 0.02 mm होता है। बाकी हाइट गेज में जो है, या वर्नियर कैलिपर में जो है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल पे निर्भर करता है कि उसका लिस्ट काउंट क्या होगा। ज्यादातर हमें 0.01 mm वाला मिलता है। 0.1 वाला भी लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो 0.1 भी होता है, 0.05 भी होता है। तो अलग अलग जो जो होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल में निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेड टूल पकड़ा जाता है। तो लेड टूल पकड़ा जाता है किसमें,
टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है, टेलीस्टॉक में पकड़ा जाता है, हेडस्टॉक में पकड़ा जाता है या सेटल में पकड़ा जाता है। तो इसमें जो है प्रश्न पूछा है लेथ का टूल पकड़ा जाता है, तो लेथ का टूल जो होता है टूल टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है। बी ऑप्शन है टेलीस्टॉक। अब टेलीस्टॉक के बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी समझ लेते हैं कि टेलीस्टॉक होता क्या है। टेलीस्टॉक जो होता है लेथ मशीन के जो है दाईं ओर होता है, ठीक है। और इसमें जो है ड्रिल रिमर आदि पकड़ा जाता है। और जब टेपर टर्निंग करनी होती है हमें, टेलीस्टॉक से टेपर टर्निंग करनी होती है, तो प्रश्न आता है कि इसका स्पेंडल ऑफसेट होता है या बॉडी ऑफसेट होता है। तो इसमें जो है टेपर टर्निंग करते समय टेलीस्टॉक का जो है पूरी बॉडी ऑफसेट होती है, ठीक है। और टेलीस्टॉक में जो है टेलीस्टॉक से जो टेपर टर्निंग करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो टेलीस्टॉक से जो है कम कोण की अधिक लंबाई की बाहरी टेपर काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टेलीस्टॉक का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक में जो है स्पेंडल जो है ड्रिल चक पकड़ा जाता है, सॉरी जो है चक पकड़ा जाता है ना। चक भी जो फोर्जा चक अलग होते हैं, थ्रीजा चक अलग होता है, मैग्नेटिक चक अलग होते हैं। तो फोर्जा चक जो है भारी जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। थ्रीजा चक जो होता है त्रिभुजाकार और षष्ठभुजाकार जॉब को पकड़ने के लिए जो होता है थ्रीजा चक का उपयोग करते हैं, जो सेल सेंट्रिक होता है, ठीक है। और उसी प्रकार जो आता है कॉलेट चक होता है। कॉलेट चक जो होता है छोटे जॉब को पकड़ने के लिए होता है। और मैग्नेटिक चक जो होता है पतले जॉब को पकड़ने के लिए होता है। सेडल जो होता है, सेडल जो होता है कैरिज का ही भाग होता है, ऊपर कैरिज के ऊपर लगा होता है, जो एच आकार का होता है। कैरिज के दो मुख्य भाग होते हैं, सैडल होता है और एप्रन होता है। तो एप्रन तो सामने की मैकेनिज्म वगैरह लगी होती है, और सैडल में जो होता है ऊपर लगा होता है। तो सैडल के ऊपर जो है टूल क्रॉस स्लाइड होती है और टॉप स्लाइड होते हैं, कंपाउंड स्लाइड होती है, और टूल पोस्ट वगैरह जो है सैडल के ऊपर असेंबल होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है टेपर रोलर बेयरिंग सक्षम होती है। पहला ऑप्शन है किसी भी संयोजन में सभी भार के लिए, दूसरा ऑप्शन है रेडियल लोड के लिए, तीसरा ऑप्शन है अक्षीय लोड के लिए। तो टेपर रोलर बेयरिंग सक्षम होती है किसके लिए, सभी संयोजन, किसी भी संयोजन में सभी प्रकार का लोड लेने के लिए जो है टेपर रोलर बेयरिंग का उपयोग करते हैं। अब इसमें बेयरिंग से संबंधित और अलग से भी क्वेश्चन होता है, जैसे एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों करते हैं, कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं, कैडमियम बेयरिंग होती है, और सेंटेड एलॉय बेयरिंग होती है, लेमिनेटेड फिनोलिक्स होता है, और नायलॉन की होती है, टेफ्लॉन की होती है। तो इन बेयरिंग का उपयोग हम किस उद्देश्य में या कहाँ करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं हार्ड जनरल के लिए, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। कास्ट आयरन का उपयोग क्यों करते हैं, कम तापमान और हल्के लोड में जो है कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। कैडमियम की बात की जाए तो कैडमियम का उपयोग करते हैं हम भारी भार उच्च ताप में कैडमियम का उपयोग करते हैं। और लेमिनेटेड फिनोलेक्स का उपयोग करते हैं, जहां ताप चालकता घटिया होती है वहां लेमिनेटेड फिनोलेक्स का उपयोग करते हैं। नायलॉन का उपयोग करते हैं, सेल लुब्रिकेशन बेरिंग होती है। इसमें समुद्री जो है जो बेरिंग होनी होती है ताप इसमें जो है तेजाब और क्षार का असर नहीं होता नायलॉन का, और जो होता है टेफ्लॉन का होता है, ठीक है। उसी प्रकार सेंटर एलॉय होता है, सेंटर एलॉय सेल लुब्रिकेशन बेरिंग होती है जिसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये जो बेरिंग से संबंधित अन्य क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है 51A 40G 5B में ये क्या प्रदर्शित करता है, ये क्या प्रदर्शित करता है, ये जो होता है एब्रेसिव होता है, 40 जो होता है ग्रेन साइज होता है, फिर ग्रेड साइड होता है, फिर स्ट्रक्चर, फिर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, ये जो है एब्रेसिव को प्रदर्शित कर रहा है। अब एब्रेसिव भी दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम एब्रेसिव होते हैं, प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं। तो कृत्रिम एब्रेसिव में दो प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, हाई टेंसाइल पदार्थ के लिए करते हैं, नरम धातु के लिए करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं हार्ड धातु के लिए। तो हार्ड धातु या कास्ट आयरन के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस कितनी होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस होती है 9.6 HRC। सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस कितनी होती है, 9.8 HRC होती है, ठीक है। और प्राकृतिक में होता है डायमंड होता है, और सिलिकॉन डायमंड होता है, एमरी होता है, और कोरंडम होता है। डायमंड का उपयोग कहाँ हम करते हैं, हार्ड धातु के लिए करते हैं, ठीक है। और जो होता है डाई स्टील के लिए किसका उपयोग करते हैं, सफेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। टफ मटेरियल की किसके उपयोग करते हैं, टफ मटेरियल के लिए सफेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, सॉरी टफ मटेरियल के लिए जो होता है ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और ड्राई स्टील के लिए सफेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है ग्रेन साइज होता है, ग्रेन साइज अलग होता है। ग्रेन साइज जो होता है चार प्रकार के होते हैं, कोर्स होता है, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन होता है। 10 से 24 आता है कोर्स में, 30 से 60 होता है मीडियम में, ठीक है। फाइन आता है 80 से 180 के बीच में होता है, 80 से 180, और 220 से 660 के बीच में जो होता है वेरी फाइन होता है। फिर उसके बाद आता है ग्रेड आता है। ग्रेड ग्रेड जो होता है 0 से
ए बी सी डी, ए से एफ तक जो होता है सॉफ्ट ग्रेड का होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो होता है हार्ड ग्रेड का होता है, बाकी जो होता है मीडियम ग्रेड का आता है। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी होता है 0 से 7 होता है, 14 होता है वैसे। 0 से 7 जो होता है डेंस होता है, जो घनी जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं। और 8 से 14 तक जो होता है वो ओपन स्ट्रक्चर होता है। और फिर जो भी जो होता है, भी जो होता है ये इसको होता है बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे कि विट्रिफाइड बॉन्ड होता है जिसको बी से प्रदर्शित करते हैं, सिलिकेट बॉन्ड होता है जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं, रेजोनाइट बॉन्ड होता है, रेजोनाइट बॉन्ड को जो है बेक्लाइट बॉन्ड भी कहते हैं, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बी से प्रदर्शित करते हैं। सेलक बॉन्ड होता है, सेलक बॉन्ड जो होता है सेलक बॉन्ड को ई से प्रदर्शित करते हैं। रबड़ बॉन्ड जो होता है इसको आर से प्रदर्शित बॉन्ड करते हैं। मेटेलिक बॉन्ड होता है और ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड होता है। तो अलग अलग बॉन्ड होते हैं, इनका उद्देश्य भी अलग अलग मटेरियल के लिए करते हैं। सबसे ज्यादा जो होता है विट्रिफाइड बॉन्ड का उपयोग करते हैं किसमें, क्योंकि इसमें तेजाब, क्षार या पानी का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है थ्रेड की दो सतहों के मिलने पर नीचे मिलने वाली सतह भागों को क्या कहते हैं। थ्रेड की दो सतह होती है, थ्रेड इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये सतह, ठीक है, और दूसरी ये सतह से मिलने वाली नीचे जो मिल रहा है उस भाग को कहते हैं, इसको कहते हैं रूट, और ऊपर वाले को कहते हैं क्रेस्ट। तो ये जो होता है जिस तिरछी सतह जो होती है उसको कहते हैं फ्लैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेड धातु का कलर होता है, लेड धातु का कलर होता है क्या होता है, काला होता है, नीला होता है, लाल होता है, या फिर ब्लूइश वाइट होता है। ठीक है, तो लेड धातु का कलर क्या होता है, ब्लूइश वाइट होता है। इसका 7वें नंबर का सही आंसर क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, 7वें का आंसर क्या होगा, रूट सही होगा। ठीक है, इसके बाद आता है लेड धातु का कलर होता है। लेड धातु का कलर क्या होता है, लेड धातु का कलर होता है काला होता है, नीला होता है, लाल होता है, ब्लूइश व्हाइट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका होता है ब्लूइश व्हाइट होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूइश व्हाइट होता है। अब इसमें भी और अन्य धातु होता है, जैसे टीन होता है, एल्यूमिनियम होता है। टीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया। तो इन मटेरियल का कलर क्या होता है, तो लेड का तो ब्लूइश व्हाइट हो गया। लाल किसका होता है, लाल जो होता है तांबा का होता है। टिन का जो होता है चांदी की तरह सफेद होता है। एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल्यूमिनियम का होता है ग्रे व्हाइट होता है। ठीक है, जिंक का क्या होता है, जिंक का नीलापन लिए हुए सफेद होता है। ये जो होता है इन अन्य धातु का भी कलर हो गया। जब लाइट का पूछा तो हो सकता है किसी और का कलर पूछ ले अगली बार। और उसी प्रकार जो होता है स्ट्रक्चर भी होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्टील का क्या होता है, स्टील का जो होता है ग्रिंडल होता है। ठीक है, रोटारन का रेशेदार होता है, कास्टरन का क्रिस्टलाइट होता है, तांबा का तंतुमय होता है, जिंक का दानेदार होता है। तो ये भी हमारा ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। अगला प्रश्न है तरल द्रवित ठोस द्रवित पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग करते हैं। तो किस अग्निशामक का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, या ए और बी दोनों का उपयोग करते हैं। तो आग कितने प्रकार की होती है, आग जो है तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ए बी सी और डी। ए प्रकार की आग कौन सी होती है, लकड़ी, कोयला, या फिर कागज से लगी आग को क्या कहते हैं, ए प्रकार की आग कहते हैं। ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए, बी प्रकार की आग तेली आग होती है, द्रवित आग तेली आग होती है। इसको बुझाने के लिए फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। जो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि द्रवित आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो उसका सही आंसर होगा, एग्जिट आंसर होगा, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर होगा। उसके बाद होगा सी प्रकार की आग होती है। सी प्रकार की आग जो होती है गैसीय आग होती है। ठीक है, गैसीय आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं। और डी प्रकार की आग होती है इलेक्ट्रिक आग होती है, जो विद्युत से लगी होती है। इसको बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर या ब्रोमो फ्लोरोमीथेन का उपयोग करते हैं। अब पूछा तरल द्रवित या ठोस द्रवित पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग, किस अग्निशामक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में जो है फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो फिर हमें देखना होगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो द्रवित आग को बुझाने के लिए क्या पानी का उपयोग कर सकते हैं, तो पानी का उपयोग नहीं कर सकते। ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं, या ड्राई पाउडर का उपयोग गैसीय आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन है ए और बी, पानी और ड्राई पाउडर दोनों का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम करते हैं किसके लिए, द्रवित आग को बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कागज, लकड़ी, कोयला से लगी आग का प्रकार है। तो ये कौन सी प्रकार की होती है, ए प्रकार की होती है। ठीक है, गैस आग जो होती है, आग का संयोजन किस से बना होता है। पहला होता है हीट, ठीक है, दूसरा होता है फ्यूल, दूसरा होता है फ्यूल,
और तीसरा होता है ऑक्सीजन। इन तीनों के मिलने से जो है आग बनती है। इन तीनों में से एक और क्वेश्चन आता है कि इन तीनों संयोजन में से किसे हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन को हटाने से आग बुझ जाएगी क्या, या हीट को हटाने से बुझ जाएगी, या फिर फ्यूल को बुझाने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूल। फ्यूल को यदि हम हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो फ्यूल को हटाना क्या कहलाता है, फ्यूल को हटाना स्टर्बिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टर्बिंग। स्टर्बिंग कहलाता है, ठीक है, स्टर्बिंग कहलाता है। और ऑक्सीजन को हटाना स्मूथिंग कहलाता है। और इसको हटाना स्मूथिंग कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, टक्कर के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। टक्कर के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, तो क्या नहीं होता, व्हीकल नहीं होता, ड्राइवर नहीं होता, या शॉप नहीं होती, रोड नहीं होती, या शॉप नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शॉप। दुकान जो है टक्कर के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। अब आता है, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग नहीं किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग नहीं करते हैं, हाइड्रोजन का नहीं करते, ऑक्सीजन का नहीं करते, एलपीजी का नहीं करते, एस्टिलीन का नहीं करते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसमें वेल्डिंग में जो है अन्य गैस भी होती है, जैसे कोल होता है, कोल गैस होती है, कोल गैस होती है, ठीक है। कोल के बाद आता है कोल के बाद आता है हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, प्रोपेन होती है, एलपीजी होती है, एस्टिलीन होता है। अब इनका टेम्परेचर पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, एस्टिलीन का टेम्परेचर कितना होता है, एलपीजी का टेम्परेचर कितना होता है। तो कोल का टेम्परेचर कितना होता है, कोल का टेम्परेचर होता है 1800 से 2200 के बीच में जो है कोल गैस का टेम्परेचर होता है, ठीक है, 1800 से 2200। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2400 से 2700 के बीच में हाइड्रोजन का टेम्परेचर होता है। उसी प्रकार प्रोपेन का कितना होता है, प्रोपेन जो होता है 2450 से 2750 के बीच में प्रोपेन का होता है, ठीक है, प्रोपेन का होता है, प्रोपेन का होता है। एलपीजी का कितना होता है, एलपीजी का होता है, एलपीजी का होता है 2700 से 2800 के बीच में एलपीजी का होता है, ठीक है। और एसिटिलीन गैस का कितना होता है, एसिटिलीन का होता है 2100 से 3300 के बीच में एसिटिलीन का होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। बी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रास धातु के लिए उपयुक्त फ्लेम का नाम बताइए। ब्रास धातु के लिए कौन सी फ्लेम का उपयोग करते हैं। ब्रास जो होता है ब्रास जो होता है तामा और जिंक से बना होता है ब्रास। तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। कार्बोनाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर होता है 3100, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर होता है 3200, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर होता है 3300, ठीक है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ करते हैं, हाई हाई आर्म, ठीक है, इसकी शॉर्टकट है हाई हाई आर्म। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और माइल्ड स्टील के लिए करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, तांबा। स्टेनलेस स्टील के लिए किसका उपयोग करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं कास्ट आयरन, कांसा, पीतल और स्टेन स्टील के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कठोरता चेक करने की विधि नहीं होती है। पहला ऑप्शन है ब्रिनेल विधि नहीं होती है, रॉकवेल नहीं होती है, बिकर्स नहीं होती है, फ्रैक्चर विधि नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, फ्रैक्चर विधि हार्डनेस चेक करने की विधि नहीं होती है, ठीक है। तो ब्रिनेल मेथड होती है, ब्रिनेल मेथड भी होती है। ब्रिनेल नर्म धातु के लिए ब्रिनेल मेथड का उपयोग करते हैं, रॉकवेल मेथड का उपयोग करते हैं, सामान्य धातु के लिए करते हैं, और कास्टर बिकर्स का उपयोग करते हैं, बिकर्स का उपयोग करते हैं हार्ड धातु के लिए, ठीक है। ब्रिनेल का उपयोग कहाँ करते हैं, ब्रिनेल का उपयोग करते हैं लैड धातु के लिए करते हैं, तांबा, कास्टर और एल्यूमिनियम के लिए ब्रिनेल का उपयोग करते हैं। रॉकवेल का उपयोग करते हैं एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, तांबा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के लिए किसका उपयोग करते हैं, रॉकवेल मेथड का उपयोग करते हैं। रॉकवेल मेथड जो होते हैं दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो बी स्केल होती है, ठीक है, दूसरी सी स्केल होती है। बी स्केल में जो होता है इसका जो व्यास होता है 1.88 जो होता है टूल का, एमएम जो है, एमएम जो है व्यास होता है, टूल का व्यास होता है 1.588 एमएम जो टूल का व्यास होता है। 20 बी स्केल में जो होता है, बी स्केल में 10 से 150 किलोग्राम का फोर्स डाला जाता है, ठीक है। और 0 से 130 का स्केल होती है, ठीक। उसी प्रकार बी जो होता है, बी में जो होता है 120 का कोण होता है, टूल का जो कोण होता है वो 120 का होता है, ठीक है, 120 डिग्री का होता है। फोर्स जो होता है 5 किलोग्राम से 120 किलोग्राम के बीच में डाला जाता है। और इसकी रेंज होती है 0 से 100 के बीच में इसकी रेंज होती है, स्केल की रेंज होती है। बीकर्स का उपयोग करते हैं हार्ड धातु के लिए करते हैं, ठीक है। लेथ में गोल जॉब का व्यास कम करने की विधि को कहते हैं, गोल जॉब के व्यास को कम करने की विधि को कहते हैं टर्निंग। इसका सही आंसर हो जाएगा टर्निंग।
अगला प्रश्न है कैरिज का भाग नहीं होता। कैरिज का भाग क्या नहीं होता? सेटल नहीं होता या एप्रन नहीं होता, या ये भी सॉरी कैरिज का भाग होता है, सेटल होता है, एप्रन होता है, ये भी दोनों होते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का, कैरिज भी होता है और सेटल भी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, आग लगने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो हमने ऊपर अब भी डिस्कस किए कि आग लगने के लिए क्या क्या होता है? हीट, हीट होता है, ठीक है, और हीट के बाद फ्यूल होता है और अपना ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तो आग लगने के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑक्सीजन होती है, फ्यूल होता है, हीट होती है, क्या नहीं होता? आर्गन नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। ठीक है। अब आता है वी ब्लॉक का कौन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वी ब्लॉक का कौन होता है, कितना होता है? 120 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, या फिर 45 डिग्री हो जाता है। इसका सही आंसर कितना है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। बी ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड में मिलते हैं। ठीक है। ए ग्रेड बी ब्लॉक का उपयोग कहाँ करते हैं? हार्ड ग्रेड स्टील का बना होता है, 100 mm लंबाई का होता है। बी ग्रेड बी ब्लॉक जो होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है, 300 mm लंबाई का होता है। ठीक है। ये तो होगा बी ब्लॉक। उसके बाद आता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट जो होता है 1 नंबर 2 नंबर में मिलती है। ठीक है। 1 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर में मिलती है क्या? एंगल प्लेट। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस इन इंस्ट्रूमेंट में से किसका उपयोग सतह की सपाटता और स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए करते हैं? तो पहला ऑप्शन है ट्राइस्कोर का उपयोग करते हैं, वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते हैं, स्लिप गेज का उपयोग करते हैं, कि बेवल गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइस्कोर। ट्राइस्कोर का उपयोग कहाँ करते हैं? स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस चेक करने के लिए ट्राइस्कोर का उपयोग करते हैं। या परपेंडिकुलर चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्राइस्कोर का उपयोग करते हैं। ट्राइस्कोर जो होता है 0.02 mm प्रति 10 mm की लंबाई में बना होता है। ठीक है। और इसके नीचे जो है स्टॉक के पास में, स्टॉक ब्लेड और स्टॉक के बीच में जो है एक अंडरकट रखा जाता है, जो कि बर वगैरह को स्थान देने के लिए ट्राइस्कोप के नीचे जो है अंडरकट रखा जाता है। ठीक है। बर्नियर हाइट गेज, बर्नियर हाइट गेज जो है 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। 0.001 इंच जो होता है इसका ब्रिटिश में लिस्ट काउंट होता है। स्लिप गेज होती है, स्लिप गेज भी जो होता है 0 मिलता है, ठीक है, 00 मिलता है, फर्स्ट में मिलता है, ठीक है, और सेकेंड में मिलता है। ठीक है। सेकेंड में जो होता है ना इसका सेकेंड में होता है। सिंगल जीरो को कहते हैं इन्फेक्शन ग्रेड कहते हैं, ठीक है, सॉरी रिफरेंस गेट कहते हैं। सिंगल जीरो को रेफरेंस गेट कहते हैं, डबल जीरो को कैलिब्रेशन गेट कहते हैं, इसको जो होता है इंस्पेक्शन ग्रेड कहते हैं, और डबल सेकेंड को कहते हैं वर्कशॉप ग्रेड कहते हैं। ठीक है। स्लिप गेज की जो होती है वो भी 101 पीस, एक सेट में कितने होते हैं? एक सेट में 112 पीस होते हैं। 112 पीस भी जो होते हैं 9, 49, 49, 4 और एक सेट में अलग अलग पीस के मिलते हैं। ठीक है। इसमें भी जो है ए ग्रेड और बी ग्रेड होता है। ठीक है। ए ग्रेड में जो होता है 13 सेट होते हैं, और बी ग्रेड में जो होते हैं, बी ग्रेड में जो है 12 होते हैं। ठीक है। ये जो 13 जो होते हैं ना, ए ग्रेड में जो 13 होते हैं वो भी अलग अलग में मिलते हैं। जैसे एक पीस, एक कतार में जो होते हैं, एक कतार में 5 होते हैं। ठीक है। दो कतार में कितने होते हैं? दो कतार में 4 होते हैं। तीन कतार में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। चार कतार में कितने होते हैं? 1 होते हैं, जो कि एक जो होता है एक अतिरिक्त होता है। ठीक है। उसी प्रकार बी की बात करें तो बी में भी एक में 4 होते हैं, दो में 4, एक में 5 होते हैं, दो में 4 होते हैं, तीन में 3 होते हैं। ठीक है। बी में इतने ही मिलते हैं। और ये एक कतार में जो है डिग्री वाले होते हैं, बी कतार में मिनट वाले होते हैं, मिनट वाले होते हैं, सी कतार में जो है सेकंड वाले होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक एक कतार में जो होते हैं कितने पीस होते हैं, और कौन से होते हैं? मिनट वाले होते हैं, डिग्री वाले होते हैं, या सेकंड वाले होते हैं? तो एक कतार में जो है 5 पीस, 5 होते हैं, जो कि डिग्री वाले होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की मात्रा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 0.35% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 0.7% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1.7% से अधिक नहीं होनी चाहिए, या फिर 7% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी, किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 1.75 से 1.7 से अधिक नहीं होती। इसमें आता है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील में जो होता है 0.15 से 0.3% तक कार्बन होती है। ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील में कितना होता है? मीडियम कार्बन स्टील में 0.35 से 0.7% तक कार्बन होती है, और हाई कार्बन स्टील में जो होता है 0.75 से 1.5% तक कार्बन होती है। तो इसमें जो है 1.5% कार्बन होती है, एप्रोमैस बोलता है 1.7%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.7% से अधिक कार्बन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस चार्ट में इंस्पेक्शन को प्रदर्शित करता है।
तो इंस्पेक्शन को प्रदर्शित करता है, क्या होता है, पहला ऑप्शन है ओ, ये जो होता है ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये होता है ट्रांसपोर्ट को प्रदर्शित करता है, और ये जो होता है ना स्क्वायर जो डिब्बा होता है ये प्रदर्शित करता है इंस्पेक्शन को, ठीक है। और डी नंबर का जो होता है वो डिसाइड को प्रदर्शित करता है, ठीक है, डिसाइड, डिसाइड करना होता है ना उसको प्रदर्शित करता है डी नंबर का, ठीक है। एक और ऑप्शन था प्रोसेस चार्ट में इस तरीके से होता है जो कि हैंडल को प्रदर्शित करता है, ठीक है, जो कि हैंडल को प्रदर्शित करता है ना। और एक और होता है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है, एक और सिंबल होता है प्रोसेस चार्ट में, ये जो होता है डिले को प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये जो है डिले को प्रदर्शित करता है ना, ये जो है डिले को प्रदर्शित करता है। और एक होता है उल्टा त्रिभुज होता है, ये जो है स्टोरेज को प्रदर्शित करता है, स्टोरेज को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला होता है एस डब्ल्यू एल फुल फॉर्म, एस डब्ल्यू एल का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, सेफ वर्किंग लोड होता है, साइड वर्किंग लोड होता है, स्टैंडर्ड वर्किंग लोड होता है, स्टेबल वर्किंग लोड होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेफ वर्किंग लोड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हर चक्कर में जॉब में ड्रिल के आगे बढ़ने की दूरी को कहते हैं। पहला है कटिंग स्पीड कहते हैं, फीट कहते हैं, चक्का प्रति मिनट होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता। ए ऑप्शन देखते हैं कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या होती है, ड्रिल 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है उन चक्करों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको कटिंग स्पीड कहते हैं। कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है चक्कर प्रति मिनट। अब आता है ड्रिल की स्पीड। ड्रिल की स्पीड क्या होती है, ड्रिल की स्पीड जो होती है, ड्रिल 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है, 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है उसको ड्रिल की स्पीड कहते हैं। इस ड्रिल की स्पीड को चक्कर प्रति मिनट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फीट। ड्रिल जो है एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है एक चक्कर में उसको कहते हैं फीट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फीट। अगला प्रश्न है ड्रिल में कोण के आकार का अंतिम भाग जो कटिंग करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट कहलाता है। एक और क्वेश्चन आता है मार्जिन से। ड्रिल का साइज जो है मार्जिन से दिया जाता है, और ड्रिल का जो है सातवां अवयव, सातवां अवयव को क्या होता है, सातवां अवयव भी क्या होता है, मार्जिन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है 31.4 मीटर प्रति मिनट कटिंग स्पीड के साथ 1000 व्यास 100 व्यास के लिए ड्रिल से एक ब्लेड को ड्रिल करने के लिए आरपीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड बराबर होता है, क्या होता है, कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बटे 1000, ठीक है। इसका इससे इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 आरपीएम में, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एब्रेसिव के प्रकार होते हैं। एब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं, एब्रेसिव के प्रकार है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये एमरी, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का, डी नंबर का। ये सभी ही क्या है, एब्रेसिव के प्रकार हैं। एब्रेसिव होते कितने प्रकार के, एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो कृत्रिम होता है, दूसरा प्राकृतिक होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों जो है कृत्रिम एब्रेसिव होता है, और प्राकृतिक एमरी जो होता है प्राकृतिक एब्रेसिव में आता है। तो एमरी हो गया, कोरोंडम हो गया, और डायमंड जो होता है ना वो प्राकृतिक एब्रेसिव में आता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस कितनी होती है, 9.6 एचआरसी होती है, ठीक है। और ड्राई स्टील के लिए किसका उपयोग करते हैं, सफेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। टफ मटेरियल के लिए किसका उपयोग करते हैं, ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार सिलिकॉन कार्बाइड होती है, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कास्ट आयरन के लिए करते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन की ग्राइंडिंग करनी है तो हमें सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं एमरी। और इसका प्रश्न के हिसाब से एब्रेसिव के प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ये सभी जो है एब्रेसिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है कटिंग एज की नोच के ऊपरी भाग और जॉब की सतह के बीच का कोण होता है। तो क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रैक कोण होता है। मान लो ये जॉब हो गया, गोल जॉब हो गया, ठीक है, ये टूल हो गया अपना, ये इस तरीके से टूल हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है टूल की ऊपरी सतह, ये ऊपरी सतह, ये जो है ना, ये ऊपरी सतह और जॉब की सतह के बीच का कोण, मतलब ये जो हो गया। तो यहाँ से ये जो पूछा है ये वाला, है ना, ये अंदर वाला भाग जो है ये पूछ रहा है इसका ये एंगल कौन सा होगा। तो ये एंगल जो होगा ये होगा रैक एंगल, और ठीक है, और नीचे वाला जो होगा, ये वाला जो होगा, ये जो एंगल होगा यहाँ जो बन रहा है एंगल, ये होगा क्लियरेंस एंगल, ठीक है।
अगला प्रश्न है, केस हार्डनिंग की विधि नाइट्राइडिंग में गैस छोड़ी जाती है। नाइट्राइडिंग अमोनिया गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, हाइड्रोजन गैस छोड़ी जाती है, नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। ठीक है, अमोनिया गैस छोड़ी जाती है, वो भी 600 से 650 के बीच में ये छोड़ी जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, सॉरी अमोनिया गैस जो होता है 600 650 टेम्परेचर के बीच में नाइट्राइडिंग में अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सटीकता की उच्च डिग्री प्रदान करता है। सटीकता की उच्च डिग्री प्रदान करता है, ऑप्शन एक है फाइलिंग, बी है लेपिंग, सी है ग्राइंडिंग और डी है टर्निंग। तो उच्च डिग्री कौन प्रदान करता है, उच्च डिग्री जो है लेपिंग प्रदान करता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेपिंग। क्वंचिंग क्यों की जाती है, अगला प्रश्न है क्वंचिंग क्यों की जाती है, टेम्परिंग, एनीलिंग, हार्डनिंग या नॉर्मलाइजिंग के लिए करते हैं। तो किसके लिए करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, क्वंचिंग जो किसी भी स्टील को जो हार्ड गर्म करके उसको जो है पानी में ठंडा करना क्वंचिंग कहलाता है, जिसको जो हार्डनिंग स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए करते हैं। और हार्डनिंग के बाद जो है स्टील में जो हार्डनेस तो आती है, उसके साथ भंगुरता भी आ जाती है। तो भंगुरता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टेम्परिंग का। और मशीनिटी और नरम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एनीलिंग का उपयोग करते हैं। और नाइट्राइजिंग जो होता है, नाइट्राइजिंग रूम टेम्परेचर में करते हैं। ग्रेन साइज रिफाइन करने के लिए जो होता है नाइट्राइजिंग करते हैं। इसका रूम टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस -+2 डिग्री टेम्परेचर होता है। 31वें नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार की विधि नहीं है। एनेलिंग नहीं है, टेम्परिंग नहीं है, फोर्जिंग नहीं है, हार्डनिंग नहीं है। तो ऊष्मा उपचार की विधि नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्जिंग। सी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्जिंग जो है। फोर्जिंग जो है ऊष्मा उपचार की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, किस प्रकार के गियर संयोजन में गति अपरिवर्तित रहती है। मतलब दो गियर के संयोजन होता है जिसमें को मिलाने से गति जो है किसी परिवर्तित नहीं होती। बेवल गियर में होती है, हाँ होती है। रैक ओपिनियन में होती है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलने के लिए, सॉरी रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए रैक ओपिनियन का उपयोग करते हैं। मेट्रिक गियर भी होता है, ठीक है, इसमें भी गति परिवर्तित होती है। और बर्म और बर्म व्हील, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्म और बर्म व्हील, इसमें जो है गति परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बेरिंग में लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है बाइट मेटल में नहीं होती है, नायलॉन में नहीं होती है, गन मेटल में नहीं होती है, बेबिट मेटल में नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन में जो होता है लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो अब आता है बाइट मेटल। बाइट मेटल किससे बनकर बना होता है, कॉपर, लेड, टिन और एंटीमनी को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बाइट मेटल प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार गन मेटल आता है। गन मेटल जो होता है कॉपर, जिंक और टिन को मिलाएंगे तो हमें गन मेटल प्राप्त होगा। ठीक है, गन मेटल में जो है कॉपर, टिन और सॉरी कॉपर कॉपर कॉपर, जिंक और टिन को यदि मिलाएंगे हम तो गन मेटल प्राप्त होगा। और इसमें यदि कॉपर, जिंक और टीन का अलग अलग परसेंटेज, जो डिफरेंट परसेंटेज होता है, यदि उसको मिलाएंगे तो इससे ही जो है इन्हीं तीन मटेरियल से जो है एडमिरल मेटल भी प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें जो है कॉपर, जिंक और टीन का अलग अलग परसेंटेज होता है ना। अगला प्रश्न है बेबिट मेटल। बेबिट मेटल कॉपर और लेड, लेड सॉरी बेबिट मेटल जो होता है लेड और टीन का ही मिश्रण होता है बेबिट मेटल। ठीक है, अगला प्रश्न है, डबल स्टड चूड़ी के लिए लीड होती है। डबल स्टड चूड़ी के लिए लीड होती है, कितनी होती है, 2p होती है। ठीक है, लीड इजिकल टू कितना होता है, लीड बराबर होता है, लीड बराबर होता है पिच, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टड होती है, नंबर ऑफ स्टड। ठीक है, स्टड होता है, नंबर ऑफ स्टड होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है लीड क्या होता है, लीड बराबर होता है। तो पिच क्या दिया, पिच तो दिया है हमको, पिच तो सिंगल ही है। ठीक है, और डबल स्टड है, स्टड की संख्या कितनी है, दो, और पिच जो है एक। ठीक है, पिच है एक। तो इसका लीड क्या हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार कितने, इसकी लीड कितनी हो जाएगी, 2p हो जाएगी। लेकिन हमको जो है पेपर में जो है डबल स्टड चूड़ी तो पूछा था, लेकिन पिच जो है 2 mm पिच थी। तो उसकी लीड कितनी हो जाएगी, 4। तो पेपर में जो ऑप्शन दिया था उसका आंसर था 4p। ठीक है, इसमें जो है मैंने डबल स्टड सिंगल पिच वाला लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, नैनोगोन का आंतरिक कोण होता है। नैनोगोन का आंतरिक कोण होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 कोष्टक में 180 अपॉन 9, सॉरी 180 इंटू एन। तो एन जो होगा, एन जो होता है भुजाओं की संख्या, नैनोगोन तो 9, 9 में से 2 जाएंगे, 7 बचेगा। और 1 इंटू इंटू 180 का
180 हो जाएगा। अपॉन कितना हो जाएगा, एन, एन की संख्या कितनी है 9, तो 9 से 9 काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इधर ऊपर कितना हो जाएगा 20, तो 7 दूनी 14, इसको गुणा करेंगे, 7 का गुणा 20 में करेंगे, 7 दूनी 14, 120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मशीन टूल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। मशीन टूल के निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं, ग्रे कास्टर आयरन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जब दो गियर मेश करते हैं तो उसमें गति होती है। किस गति के कारण मेश करते हैं दो गियर, रोलिंग के कारण करते हैं, स्लाइडिंग के कारण होता है, पुलिंग या पुशिंग। देखो पुलिंग और पुशिंग दोनों नहीं आएगा। ठीक है, पुलिंग भी नहीं आएगा, पुशिंग भी नहीं आएगा। अब बात आती है रोलिंग और स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग किस में होती है, स्लाइडिंग जो होती है फ्लैट सतह में होती है। ठीक है, जैसे कि सेफर मशीन होती है, सेफर मशीन में स्लाइडिंग होती है। प्लानर मशीन होती है, प्लानर मशीन में भी जो होता है जॉब जो स्लाइड करता है वो स्लाइडिंग स्लाइडिंग मोशन होता है, एक दूसरे पर स्लाइड करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोलिंग। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर रोल करते हैं। अगला प्रश्न होता है, भी वेल्ड का उपयोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते। ऑप्शन नंबर 1 है, यह कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, यह शोर करता है, दो पुलियों के बीच की दूरी अधिक हो तब भी वेल्ड का उपयोग किया जाता है, इसे आसानी से बदला जा सकता है और इसका रखरखाव आसान होता है। तो वी वेल्ड का उपयोग नहीं करते, कहाँ नहीं करते, दो पुलियों की दूरी जब अधिक होती है ना तब भी वेल्ड का उपयोग नहीं करते। किस बेल्ट का उपयोग करते हैं ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हम फ्लैट बेल्ट का उपयोग करते हैं। अब भी बेल्ट आता है, तो भी बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं, भी बेल्ट जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, ई कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब ये जो है ना टाइप ऑफ बेल्ट है। ठीक है, टाइप ऑफ बेल्ट है, बेल्ट के प्रकार। ठीक है, अब ए बेल्ट की चौड़ाई कितनी होती है, बी बेल्ट की चौड़ाई कितनी होती है, सी की कितनी होती है, डी की कितनी होती है। और चौड़ाई के विड्थ के बाद क्या हो गया, थिकनेस भी देखना, इनकी मोटाई कितनी होती है ना, थिकनेस भी हमको बताना है। ठीक है, कि इनकी मोटाई कितनी होती है। तो ए की कितनी होती है, ए की होती है 13। ठीक है, बी की होती है 17। ठीक है, फिर कितनी होती है, सी की होती है 22। ठीक है, डी की होती है 32। ठीक है, ई की होती है 38। ये कितनी होगी, चौड़ाई हो गई। अब इनकी मोटाई कितनी होगी, मोटाई ए की होगी 8, बी की होगी 11। ठीक है, 11 के बाद 14। ठीक है, 14 के बाद यहाँ आएगा डी का कितना हो जाएगा, डी का हो जाएगा 19। ठीक है, और ई का हो जाएगा 23। ये जो हो गया इनकी, ए तो हो गया अपना, ए बी सी डी टाइप ऑफ बेल्ट हो गया। डब्ल्यू ये बिट्स हो गया, 13 17 22 32 और 38, ये जो होता है ए बी सी डी। ये जो है बेल्ट के प्रकार, उनकी चौड़ाई होगी और मोटाई कितनी होगी, 8 11 14 19 और 23। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी, दो पुली के बीच की दूरी यदि अधिक है तो वहां पर बी बेल्ट का उपयोग ना करके हम फ्लैट बेल्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर का, लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। लुब्रिकेंट का उपयोग क्यों करते हैं भाई हम, घर्षण को कम करता है, घिसने से बचाता है, या पार्ट्स को ठंडा रखता है, या उपरोक्त में सभी काम करता है। तो लुब्रिकेंट जो होता है घर्षण को कम भी करता है, घिसने से बचाता भी है और पार्ट्स को ठंडा भी रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गियर में पिच डायमीटर में दांतों की संख्या से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होता है, तो प्राप्त क्या होगा, मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल बराबर होता है पिच डायमीटर अपन दांतों की संख्या। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टिप किस धातु से मिलकर बनाया जाता है। इलेक्ट्रोड टिप जो होता है, पहला ऑप्शन है तांबा जिंक से बना होता है, तांबा टिन से बना होता है, तांबा लेड टिन एंटीमनी से बनता है, या फिर निकिल और तांबा से बना होता है। तो किससे बना होता है, पहला ऑप्शन है तांबा। इलेक्ट्रोड जो होता है, वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है पीतल का। ठीक है, हमें ये चीज याद रखना है कि ब्लेड वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है तांबा का। ठीक है, गैस वेल्डिंग में, सॉरी पीतल का होता है। ठीक है, और पीतल कैसे बना होता है, पीतल बना तो तांबा और जिंक से बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है तांबा और टीन। तांबा और टीन के मिलाने से क्या बनता है, तांबा और टीन के मिलाने से बनता है कांसा। तांबा लेड टीन एंटीमनी को मिलाने से क्या बनता है, एंटीमनी को मिलाने से क्या बनता है, इससे मिलकर बना होता है ये वाइट मेटल। ठीक है, वाइट मेटल जो होता है, वाइट मेटल जो होता है तांबा लेड टिन एंटीमनी से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आता है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में टिप जो होती है ये तो पीतल की होगी। सोल्डरिंग में किसकी होती है, सोल्डर में जो होते हैं ना, सोल्डर में जो होता है तांबा का होता है। ठीक है,
और रेजिस्टेंट वेल्डिंग में जो होता है कार्बन का होता है, और इलेक्ट्रोड में जो होता है पीतल का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फीड की दर निर्भर करती है। फीड की दर दृढ़ता पर निर्भर करती है, जॉब की फिनिशिंग पर निर्भर करती है। सी और डी भी ऑप्शन था, ऑप्शन थे जो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फीड की दर किस पर निर्भर करती है, जॉब की फिनिशिंग पर निर्भर करती है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रुप या स्लॉट के कॉर्नर के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं। किस चीजल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन एक है फ्लैट चीजल का उपयोग करते हैं, क्रॉस कट चीजल का उपयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं, या फिर राउंड नॉच चीजल का उपयोग करते हैं। तो इसने बोला है ग्रुप और स्लॉट बनाना नहीं है, ग्रुप और स्लॉट बनाना नहीं है हमको, इसके कॉर्नर के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं। तो कॉर्नर के लिए हम जो होते हैं, कॉर्नर की बात आए तो वहां करेंगे डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग। ठीक है। कॉर्नर की यदि बात आए तो वहां करेंगे हम डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करेंगे। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल। अब फ्लैट चीजल होता है, फ्लैट चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, बेल्ट मेटल के लिए करते हैं। बेल्ट मेटल को हटाने के लिए फ्लैट चीजल का उपयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल का उपयोग करते हैं, कीवे काटने के लिए करते हैं। कैप कट चीजल को क्रॉस कट चीजल भी कहते हैं। ठीक है, दो होती है। डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं भी ग्रुप बनाने और कॉर्नर वगैरह को शार्प करने के लिए डायमंड चीजल का उपयोग करते हैं। राउंड नॉच चीजल होता है, राउंड नॉच चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, ऑयल ग्रुप बनाने के लिए करते हैं। उसी के प्रकार पर वेब चीजल होती है, वेब चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, चैन ड्रिलिंग में कब करते हैं। काउमाउ चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, काउमाउ चीजल का उपयोग कास्टिंग के भागों को खाने के लिए काउमाउ चीजल का उपयोग करते हैं। तो ये जो हमारे जो थे तारापुर एनपीसीआई है तारापुर महाराष्ट्र के 43 क्वेश्चन, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मेरे मेमोरी से 43 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन छूट रहे हैं। इसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि 7 क्वेश्चन कौन से छूट रहे हैं जो कि पेपर में पूछे गए थे। तो मैंने आपके सामने ये 43 क्वेश्चन रखा, जिनका सही आंसर मैंने अपने बताने की कोशिश किया। ये एक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो ये पेपर जो है हमारा एनपीसीआई तारापुर महाराष्ट्र का है, जो कि एडवांस पेपर एनालिसिस है। मेरा कल भी एक वीडियो डाला था मैंने, जिसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी, इसलिए दोबारा से उसी पेपर का नया वीडियो बनाने पर पड़ रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो है आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।